दोस्तों नमस्कार। मेंस एंड राइटिंग का जो सिलसिला हम आपके बीच से लेके आए हैं वो सिलसिला हमारा लगातार चल रहा है, आप जानते हैं। तो पेपर 2 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, क्योंकि पेपर 2 में 20 क्वेश्चन थे और मैंने 19 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको किया है। एक क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने जानबूझ के आपके ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल करंट से क्वेश्चन था, इसलिए हमने उसे नहीं बताया। और कम से कम आप भी तो एक क्वेश्चन का प्रयास करें यार, और नहीं होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, फिर हम उसका भी डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, आज हम आपके बीच पेपर 3 जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का डिस्कशन लेके हम आपके बीच उपस्थित हैं। ये देखिए, ये हमारा पेपर 3 है, ये पेपर 3 का टॉपिक है। आइए देखिए, ये जनरल स्टडीज पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 3 के क्वेश्चन का जो 2023 यूपीएससी 2023 में जो पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसका एक्सप्लेन अब आपके सामने करने जा रहे हैं। और ये निरंतर चलेगा जब तक भी पेपर 3 कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक पेपर 3 चलेगा। और उसके बाद फिर देखेंगे कि किस पेपर को डिस्कशन करते हैं, किस पेपर को हम लेते हैं। तो आपने देख लिया पेपर 3 2023 कौन सा एग्ज़ाम, यूपीएससी, नॉट फोटोकॉपी, ओरिजिनल। ठीक है, तो चलिए मेंस एंड राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 2023 का। तो ये 2023 का पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है और कभी भी पूछा जा सकता है। जीडीपी से जोड़ के, एमएसएमई को जोड़ के कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कि क्या क्वेश्चन है, इसको फिर तोड़िए। यदि आप हमारा पुराना वीडियो देखे होंगे तो आप हमारा स्टाइल जान चुके हैं कि मेरा तैयारी कराने का क्या तरीका है, और फिर उसका आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। और फिर से बता दें कि मेंस आंसर राइटिंग का हमारा बैच लगातार चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हिंदी माध्यम को, इंग्लिश माध्यम को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों माध्यम में हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप ले सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, बहुत कम फीस पे। और मॉडल आंसर जो फर्जी मॉडल उत्तर होता है, आप उससे बचे नहीं बचेंगे, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आप आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। संविधान का मौलिक कर्तव्य है कि हम समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दें, तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी में, तो पहला आप जीडीपी को सेगमेंट फर्स्ट मान लीजिए। क्योंकि सर आप जीडीपी में को सेगमेंट क्यों फर्स्ट माने, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन जीवीए पर पूछ चुका है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इस पे सवाल पूछ चुका है। यदि आपको जानकारी हो, आप क्वेश्चन देखते हो, तो जीवीए पे क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए हमने इसे पहला माना है। फिर क्या कह रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी। ठीक है, तो इसको आप पूरा दूसरा सेगमेंट मानिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई, तो विनिर्माण क्षेत्र की जगह कभी आपको सेवा सेक्टर लिख सकता है, कभी आपको प्राथमिक क्षेत्र लिख सकता है। हाँ, लेकिन एक बात याद रहे कि एमएसएमई जो है वो अधिकांशतः विनिर्माण क्षेत्र में ही काम करती है, इसलिए यहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र लिखा गया है। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र विशेष करके एमएसएमई, तो एमएसएमई आप जानते हैं मीडियम स्मॉल, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज होता है। बड़ी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए, ये तीसरा सेगमेंट, तेज आर्थिक समृद्धि के लिए। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, आवश्यक है। आवश्यक है, ये आपसे नहीं पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि आवश्यक है भाई, ये जो भारत की जीडीपी हमारा, उसका यदि आर्थिक विकास हमें तीव्र गति से करना है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि एमएसएमई वृद्धि करे। ये क्वेश्चन ही आपसे कह रहा है। और फिर क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए का मतलब क्या होता है ये बताइए। सरकार के वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी करने का मतलब क्या हुआ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया यूपीएससी। अगर आप सोच सकते हैं तो सोचिए, नहीं तो हम तो हैं ही। देखिए, हम आपसे पहले ये बता रहे हैं 150 शब्द, तो यहाँ पे आप टिप्पणी कीजिए को एक अलग सेगमेंट मानिए। ये सेगमेंट हमारा हो गया चौथा सेगमेंट, ये हो गया फोर्थ सेगमेंट, और ये फिफ्थ सेगमेंट कि कमेंट
कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द दिस रिगार्ड। तो कमेंट का मतलब क्या होता है? जब मैं ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन मेरा जब मेंस आंसर राइटिंग क्लास चलता है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर मैं इस शब्द का मीनिंग नहीं समझ पाता हूँ, इसका क्या लिखा जाना चाहिए था, कमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको ट्विस्ट इसलिए कर दिया गया थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियाँ क्या क्या है। अगर वर्तमान नीति पूछा जाता तो वर्तमान नीति के बारे में आप बता देते कि ये नीतियाँ चलाई गई है सरकार के द्वारा, लेकिन ये क्या कहा है ना कि वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब क्या होता है? क्या आप उससे सहमत हैं, क्या आप उससे असहमत हैं, क्या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं। टिप्पणी का मतलब, कमेंट का मतलब यही होता है ना, जैसे सपोज कीजिए कोई फाइल आपके पास आता है, जूनियर अधिकारी कोई फाइल बनाता है, सीनियर अधिकारी पर टिप्पणी करता है, टिप्पणी अपना लिखता है। टिप्पणी का मतलब क्या? वो उसमें पढ़ता है, उसमें क्या कमी है, क्या सकारात्मक है, क्या नेगेटिव है, उस पर अपना सुझाव देता है। टिप्पणी का मतलब इसी यही होता है, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर चीज को देखने का आपका नजरिया, ये होता है कमेंट, ये होता है टिप्पणी। और कमेंट तो हमारे जीवन में चलते रहता है यार, कमेंट तो हमारे जीवन में चलते रहता है। तो ये होता है क्या? टिप्पणी, कमेंट्स। दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर चीज को देखने का नजरिया। तो यहाँ पे सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई उसको देखने का नजरिया आपका क्या है। तो ये क्वेश्चन में आंसर यहाँ पर आपको लिखना था, ना कि चूंकि मैंने जब इसका एक्सप्लेनेशन किया था कुछ छात्रों के बीच में, तो उन्होंने सरकार की पॉलिसियां बताई थी। तो सरकार की पॉलिसियां सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे उस पॉलिसी को आपका देखने का नजरिया क्या है। ठीक है, मैंने बहुत सारे वेबसाइटों पर इसका आंसर देखा, बहुत शानदार शानदार इंस्टीट्यूट में उन्होंने भी गलती लिखा है कि उन्होंने सिर्फ सरकार की पॉलिसियां गिना दी है। मैंने देखा कि देखते यार क्या है ये, मार्केट में इतने जो बड़े बड़े संस्थान है पूरा एकदम दावा करता है ये वो, देखिए इन्होंने क्या लिखा है। देखिए यार इन्होंने तो गलत आंसर लिखा हुआ है। चलो अब क्या करें यार, हमारी एक सीमाएं हैं, हमारी लिमिट पहुंच है आप लोगों के बीच में, तो फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन की भूमिका अब हम क्या लिखें। तो क्वेश्चन आप उम्मीद करते हैं पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो भूमिका में क्या लिखा जाएगा ये बताइए। आइए भाई, तो फिर से हम बता दें कि मेंस आंसर राइटिंग का हमारा बैच चल रहा है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग, चलिए आइए ठीक है हम लोग देखते हैं। नहीं यार कोई बात। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? भूमिका। आप जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन का सबसे पहले क्या लिखा जाता है? भूमिका। तो भूमिका में क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ तो समस्या है कि हर भूमिका किससे लिखे। पेपर 2 में तो भूमिका बहुत आसानी से लिखा गया था, पेपर 3 में भूमिका कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने कहा कि किसी इस क्वेश्चन का कोई एक शब्द आप पकड़िए जो आपको लग रहा है सेंटर में है, ठीक है, और उसके अतिरिक्त हमें वहाँ से अम्ब्रेला है, वो शब्द अम्ब्रेला है, और वहाँ से अलग अलग दिशा में कमाची निकली हुई है, मतलब अलग अलग दिशा में निकला हुआ है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ एमएसएमई। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि एमएसएमई जो है हमारा मेन चीज़ है? और एमएसएमई का योगदान कहाँ? जीडीपी में। एमएसएमई कहाँ? विभिन्न क्षेत्रों में। एमएसएमई के लिए योजनाएं, एमएसएमई पर आपकी टिप्पणी। तो यहाँ पे यदि आप एमएसएमई से भूमिका शुरू करते हैं तो आपका आंसर सही और सॉलिड दिशा में जाएगा। इसलिए यदि आप जीडीपी से शुरू कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन बेसिकली जीडीपी के पैरामीटर्स पर नहीं पूछा गया। अगर जीडीपी के पैरामीटर्स पर क्वेश्चन पूछता तब आपके जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान बताइए, या जीडीपी ग्रोथ के लिए सरकार के द्वारा जो नीतियां चलाई गई क्या आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं, या उस पर आपके क्या टिप्पणी है, तब आप जीडीपी पे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एमएसएमई पे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, तो एमएसएमई से यदि आप भूमिका बनाते हैं तो निश्चित ही ये भूमिका आपका बहुत बेहतर होगा। तो एमएसएमई के बारे में क्या भूमिका बनाया जाए आप बताइए। अब तो समस्या है कि एमएसएमई के बारे में क्या भूमिका बनाया जाए, ये एक समस्या है। तो देखिए एमएसएमई का आप लिख, जो इस क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में जो लिखा है आप उसी को यहाँ पे लिख दीजिए कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। तो एमएसएमई जो हमारा है भारत सरकार का अधिनियम 2006 है, ठीक है, 2006 के तहत एमएसएमई को परिभाषित किया गया है। तो आप सिंपल लिख दीजिए कि भारत सरकार के, ठीक है, अधिनियम 2006 के अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर को परिभाषित किया गया है। बस इतना आपने लिख दिया एमएसएमई से। अब परिभाषा आपसे पूछा नहीं, उतना नहीं लिखना। यदि इसमें शब्द सीमा अधिक होता तो आप लिख सकते थे उसकी परिभाषा, ठीक है, लेकिन शब्द सीमा कम है तो परिभाषा मत लिखिए। सिर्फ इतना लिखिए कि 2006 के अंतर्गत या 2006 के कानून के तहत मान्यता प्रदान की गई है। आपको जो शब्द सूट करे, मैंने कई बार कहा है कि आप एक ही शब्द को बार बार रिपीट ना करें, उसके सिनोनिम्स
शब्द आप लेके आए, तो आप वहां पे लिख दीजिए कि भारत सरकार के अधिनियम 2006 के अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर को मान्यता प्रदान की गई है, ये भी लिख सकते हैं दोनों। अब देखिए एमएसएमई सेक्टर का जो योगदान है, उस योगदान की यदि आप चर्चा कर देते हैं तो जीडीपी, जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का लगभग 29% योगदान है जीडीपी में। तब इसी को आप उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्षेत्र विशेष की बढ़ी हिस्सेदारी की आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता। तो आवश्यक का क्या मतलब, महत्वपूर्ण। रोजगार में इससे लगभग रोजगार जो है, ये थोड़ा सा डाटा आपको पता होना चाहिए था, तभी ये आंसर आप बहुत बेहतर लिख पाएंगे। रोजगार में इसका 11 करोड़ लोगों को इससे रोजगार प्रदान हो रहा है। 11 करोड़ लोग, ये आप भूमिका में ये डाटा आप डाल दीजिए, ठीक है। 11 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है, ठीक है। जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम नेक्स्ट पेज लें तो विनिर्माण क्षेत्र में जो है, यहाँ पे लिखा ना विनिर्माण क्षेत्र में जो इसका योगदान है वो लगभग 40% के आसपास है, 40% के आसपास है, ठीक है। और जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र में, और जो एक्सपोर्ट है ना, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में लगभग 45% से 50% तक योगदान करता है एमएसएमई। इसीलिए आप देखिए कितना आवश्यकता है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका एमएसएमई का। ये तो ये आप यदि भूमिका में ये डाटा आप डाल देते हैं, जरूरी नहीं कि सारा डाटा आप डालिए, इसमें से जो डाटा आपको याद हो वो डाल दीजिए, कि ये आपको दिखाता है कि एमएसएमई वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है जीडीपी के लिए। जीडीपी में क्या क्या आता है, रोजगार, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, तो वही तो डाटा हम दिए है ना। यदि आपके पास सभी डाटा याद हो तो आप डाल दीजिए, यदि 2-3 याद हो, 2-1 भी याद हो तो आप डाल दीजिए। तो भूमिका आप समझिए, भूमिका में क्या लिखना है कि मान्यता दी गई है एमएसएमई सेक्टर जीडीपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये 29% का योगदान जीडीपी में, तो वही 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। हो गया आपका भूमिका। यदि ये आपका याद नहीं आ रहा है तो आप ये वाला लिख दीजिए। इतना महत्वपूर्ण है कि विनिर्माण क्षेत्र, वहां पे विनिर्माण क्षेत्र लिखा है, तो विनिर्माण क्षेत्र में 40% योगदान है, तो वहीं एक्सपोर्ट में लगभग 45 से 50% तक योगदान है। तो इससे इसकी आवश्यकता या महत्वपूर्ण इंपोर्टेंसी को समझा जा सकता है। आपने भूमिका लिख दिया, समझ गए। अब आते हैं हम बॉडी की बात करते हैं कि बॉडी में हमें क्या लिखना था। तो आइए हम बॉडी की बात करें कि बॉडी में हमें क्या लिखना चाहिए था। तो फिर बॉडी में हमारा आएगा क्या, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब आप बताइए कि एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी। अगर आपको याद हो तो भयानक योजना है, भयानक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेक इन इंडिया किसके लिए था, विनिर्माण सेक्टर में था या नहीं था, ये बताइए। आप इसका जिक्र कर दीजिए। स्टार्टअप इंडिया, दूसरा पॉइंट, स्टार्टअप इंडिया ये किसके लिए था, विनिर्माण क्षेत्र, एमएसएमई के लिए भी था, सभी के लिए था, उसमें साथ ही एमएसएमई के लिए भी था। चलिए तीसरा हम ले लेते हैं क्या, आत्मनिर्भर भारत, ये किसके लिए था। कमी नहीं है यहाँ पे योजनाओं का भाई, बहुत सारी योजनाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत आप इसका जिक्र कर दिए, ठीक है। तो ये सभी एमएसएमई के लिए लाया गया था, अन्य इंडस्ट्री के लिए भी था लेकिन एमएसएमई के लिए भी था। चलिए तो आपने ये एक्सप्लेन कर दिया, तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन कीजिए, तीनों को एक साथ एक्सप्लेन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना शब्द में पूछा गया है। तो पहला पॉइंट में आप तीनों को ले आइए, ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। फिर जब योजना आप बताएंगे तभी तो उस पर आप टिप्पणी करेंगे ना, जब तक योजना आप नहीं बताएंगे टिप्पणी कैसे करेंगे। टिप्पणी का मतलब इस योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, इसमें आपका क्या सुझाव, इसमें आपका क्या टेक है। तो अगला देखिए, अगला पॉइंट यदि हम चले, दूसरा या तीसरा चौथा पॉइंट जो भी हमारा हो कि एमएसएमई के लिए सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई है। तो आपको मालूम होना चाहिए एक GEM, जी यस स्मॉल लिख लीजिए, GEM या ई कैपिटल भी यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीका से, GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, सरकार की एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो हमारा सरकारी सेक्टर है, इसलिए कि सरकार भी बहुत सारा सामान खरीदती है, आप जानते हैं सरकार खरीदती है, सरकार के भी अपने ऑफिस है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, उनको टेबल, कुर्सी, जग, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए फाइल रखने के लिए। तो वो दिया गया है कि कम से कम 25% ये GEM पोर्टल के द्वारा एमएसएमई सेक्टर से ही खरीदेगा। तो ये क्या उसके विनिर्माण के लिए योगदान है कि नहीं, ये बताइए। ये एमएसएमई के लिए योजना है, तो GEM पोर्टल, GEM लाया गया, इस बहुत चैंपियंस पोर्टल है, बहुत सारा। फिर आप देखिए, तो इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, आप समझ गए GEM क्या है,
ये एमएसएमई को कैसे मदद कर रहा है, समझ गए। तीसरा है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट पीएलआई, हाँ, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, कि आप जितना उत्पादन करेंगे उतना आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, इसे कहा गया प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। चलिए अगला देखिए, तो समझ गए पीएलआई स्कीम जानते हैं आप, इस सबको पूरा एकदम एक्सप्लेन कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला जो योजना है उसका नाम है रैंप। ये इसका इस बार पीटी में पूछने की काफी अधिक संभावना थी बट नहीं पूछा गया है, ठीक है। रैंप एमएसएमई सेक्टर के लिए लाया गया है, ये 2023-24 के बजट में था, 6000 करोड़ रुपया के साथ, ठीक है, 6000 करोड़ रुपया इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए दिया गया है एमएसएमई के लिए कि एमएसएमई को फिनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, उसको दूर करने के लिए दिया गया है, वित्तीय प्रॉब्लम, ठीक है, वित्तीय समस्या उसको ना हो, ठीक, वो तकनीक को अपनाए, बाजार तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो, बाजार तक पहुंच, इन सभी के लिए रैंप स्कीम लाया गया है। किसके लिए, स्पेशल फॉर एमएसएमई। आप इसको यहां पे डिटेल में लिख दीजिए। अगला चलिए, अगला स्कीम हम बता रहे हैं, निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा चलता है, एक्सपोर्ट प्रोत्साहन, जिसमें सरकार कई तरह के टैक्स में छूट, सब्सिडियां देती है, किसके लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी योजनाएं हैं जो एमएसएमई के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, इंग्लिश यदि आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा आपको इंग्लिश भी देखना चाहिए था, आर्थिक समृद्धि दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इंग्लिश क्या लिखा, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट वर्ड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है, यू नो डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो आपको पता होना चाहिए था, अगर नहीं तो फिर आप आंसर लिखने में गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, तो टिप्पणी आपकी ये होनी चाहिए थी, यदि आप अभी रिसेंट में सरकार का एक सर्वे आया था, सरकारी एजेंसी का एक सर्वे आया है कि हाल फिलहाल में, अभी रिसेंट में 5-7-10 रोज पहले की बात बता रहा हूं, 18 लाख एमएसएमई बंद हुए हैं, 18 लाख एमएसएमई, ठीक है, बंद हुआ है। तो ये आपकी टिप्पणी होना चाहिए था, यही है टिप्पणी, ठीक है। इसमें सरकार का डाटा था इसी में कि 51 लाख लोग रोजगार में थे इन एमएसएमई सेक्टर में, इन 18 लाख में रोजगार में थे। तो क्या 18 लाख बंद हुआ तो 51 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो अब आपको अपनी टिप्पणी इस पे ये देनी है क्या, कि यदि इतनी सारी स्कीमें चल रही है तो फिर एमएसएमई बंद क्यों हो रहा है, सवाल है ना, कि जब चल रहे फिर एमएसएमई बंद क्यों हो रहा है। हाँ, तो ये देखिए, तब यहीं पर अब आपको अपनी टिप्पणी देना है। आपने बता दिया, अब नोट आप लिखेंगे तो टिप्पणी क्या होना चाहिए था कि इस स्कीम का जो क्रियान्वयन है उसमें पारदर्शिता लाने की आवश्यकता, और यही आपका निष्कर्ष भी होगा, जो आपका टिप्पणी होगा वही आपका निष्कर्ष भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्रियान्वयन, तेजी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, एमएसएमई के लिए कौशल डेवलपमेंट, जहां पर वो कर्मचारी काम कर उसके लिए बीमा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और इस रिपोर्ट का आप जिक्र कर दीजिए कि सरकार के द्वारा जो अगला पैराग्राफ, आप इतनी सारी योजना गिनाने के बाद जब अगला पैराग्राफ आप लिखेंगे तो वहां पर आप लिखिए कि हाल ही में सरकार की एक एजेंसी ने ये रिपोर्ट प्रकाशित किया है कि इन सारी योजनाओं के चलने के उपरांत भी, या चलने के बावजूद भी, या चलने के बाद भी हाल ही में 18 लाख एमएसएमई बंद हुए हैं, जिससे के परिणाम स्वरूप 51 लाख रोजगार कम हुए हैं, या 51 लाख बेरोजगारी बढ़ी है, या 51 लाख लोगों का रोजगार चला गया है। आपको जो सब सूट करे आप वो लिख दीजिए। तो इसका मतलब, इसका अर्थ यह है, या इस बात से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, या इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई गई है उसमें क्रियान्वयन का अभाव है, उसमें निष्पक्षता का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक एमएसएमई एक्सपर्ट को सुना था, उन्होंने कहा था कि अभी जो हमारा रेड टेपरिज्म है ना, रेड टेपरिज्म का मतलब क्या हुआ, लाल फीताशाही, वो काफी अधिक है। हाँ, लाल फीताशाही वो काफी अधिक है। जो इंस्पेक्टर है ना, हमारा इंस्पेक्टर, वो यार एमएसएमई के बहुत सारे लोगों के एक्सपर्ट का ये मानना है कि इंस्पेक्टर यदि जांच के लिए जाता है तो एमएसएमई वालों को काफी परेशान किया जाता है, इस कारण से भी एमएसएमई काफी बंद हो रही है। तो योजनाएं चलाने के साथ भी एमएसएमई के लिए जो कानूनी सुरक्षा, क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी अगर इंडस्ट्री आप खोलते हैं उसको खोलने में काफी टाइम लगता है, काफी सारी कानूनी प्रक्रियाएं होती है। तो जो सरकार की सिर्फ योजनाओं से ही चीजें नहीं चलती है,
उस सरकार उसके लिए किस तरह कानून बनाती है, उसके से भी योजनाएं चलती है। और फिर यदि आप उसको बंद कर रहे हैं तो उसके लिए फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटी आपको निभानी पड़ती है। तो ये आपको निष्कर्ष में डालना था कि योजनाएं तो हैं, इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए थी, लेकिन इसके अतिरिक्त एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए या उनके आर्थिक समृद्धि के लिए कानूनों में भी तकनीकी चेंजिंग या तकनीकी बदलाव से कानूनी का सरलीकृत रूप उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत इकोनॉमिक ग्रोथ ही, ठीक है, यहाँ पे आर्थिक समृद्धि लिखा, आर्थिक समृद्धि में दुनिया को गति दे सके। ठीक, अभी दुनिया में